1 नवंबर 1956 वो तारीख जब भारतवर्ष के नक्शे पर एक नई रेखा खींची गई और देश के दिल में एक धड़कन हुई और उस धड़कन का नाम था मध्य प्रदेश। यूं तो इस प्रदेश का अस्तित्व भारतवर्ष में युगों युगों पुराना है। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश की कहानी, मध्य प्रदेश की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ IND 24 पर। मैं मध्य प्रदेश हूँ। मुझे बहुत से लोग हिंदुस्तान का दिल कहते हैं। मेरी पैदाइश 1 नवंबर 1956 की प्रचारित की जाती है भी, क्योंकि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है उसमें यही तारीख दर्ज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में उसी दिन से आया। मेरा अस्तित्व तो तब से है जब से दुनिया बनी है। मैं त्रेता युग में भी था और देवताओं का इतना प्रिय था कि भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा वक्त यहीं पर गुजारा। मैं द्वापर युग में था। भगवान कृष्ण को, जिन्हें आज भी लोग उनकी विद्वता के कारण पूजते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का दारोमदार भी मुझ पर ही था। मेरे ही पास सांदीपनी आश्रम में उन्हें हर तरह की तालीम सिखाई गई। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी कहां आत्मस्तुति लेकर बैठ गया। हालांकि ये सब मैं नहीं कहता, बल्कि आपके ही सभी ज्ञानी ध्यानी ये कहते हैं। सतयुग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलयुग, इन 3 चरणों का अलग अलग भेद कर डिस्कस करेंगे तो अलग अलग प्रकार के सोपान हमारे सामने आते हैं। चित्रकूट का अपना एक प्रासंगिक इतिहास है। प्रासंगिक इतिहास इसलिए कहा जा सकता है कि वहां पर राजा राम के चरण चिन्ह हैं और वहीं पे जब हम वहां की चोटियों पर या वहां के पहाड़ों की हम अन्वेषण करते हैं तो हनुमान जी महाराज के भी चरण चिन्ह की उपलब्धिता हमें प्राप्त होती है। तो इतिहास का ऐसा कोई पन्ना नहीं है जो मध्य प्रदेश से शायद जुड़ा न हो। हालांकि कितनी सारी बातें हैं जो आपके साथ साझा की जा सकती हैं। मेरे बनने की, आकार लेने की, पहले एक छोटे से शहर से राजधानी बनने की, झीलों की, महलों की, गुंबदों की, मीनारों की, चश्मों की, चरागों की, मिलने की, बिछड़ने की, प्रेम की, घृणा की, बच्चों की, बुजुर्गों की। मगर इसे वक्त की पाबंदी के भीतर रहकर करना संभव नहीं है। इसलिए आज कुछ चुनिंदा विषयों पर बातें करूंगा। महाकाल की, ओंकारेश्वर की, अमरकंटक की, धुआंधार की, खजुराहो की, राजनेताओं की, अपने कलाकारों की, अपने खिलाड़ियों की। मुझे भी अच्छा लगता है कि अपने अपनों की बातें आपको सुनाने में। शायद यह पहला अवसर है जब मैं आपसे इतने खुलकर संवाद कर रहा हूँ। तो जनाब, सबसे पहले जिक्र मेरे गठन का। जिस वक्त मुझे मेरे वर्तमान स्वरूप में लाने की कवायद चल रही थी, मेरे 4 हिस्सों विंध्य प्रदेश, महाकौशल, मध्य भारत और भोपाल को मिलाकर एक किया जाने लगा। जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय प्रभावशील हुआ, तब पुराना जो मध्य प्रांत था उसका महाकौशल वाला हिस्सा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, विंध्य प्रदेश का हिस्सा, फिर मध्य भारत जिसमें ग्वालियर और इंदौर दोनों रियासतों के इलाके थे, और पुराना भोपाल। इन 4 राज्यों के विलय से नए मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। कई इलाकों में छुटपुट विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन मेरे जन्म की प्रसव पीड़ा उतनी दर्द भरी नहीं रही और मैं वजूद में आ गया। मैं तो आ गया, लेकिन मसला फंसा मेरी राजधानी को लेकर। भोपाल उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन सत्ता के केंद्र में प्रभावी था। जबलपुर के बहुतेरे नेता चाहते थे कि राजधानी जबलपुर बने, लेकिन जीता भोपाल। बहुत जो नेता लोग थे जो इसके लिए लगे हुए थे कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन जाए, जिसमें शंकर दयाल शर्मा भी थे, चतुर नारायण मालवीय जी थे और भी कई विचित्र कुमार सिन्हा थे पत्रकार। जवाहरलाल नेहरू से वहाँ मिले थे जाके। उन्होंने कहा था कि एक तो बहुत कनेक्टिविटी में सेंट्रल इंडिया में भोपाल है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नई सरकार के लिए, नई राजधानी के लिए
इमारतें बनवाने की एकदम इमीडिएट कोई ज़रूरत नहीं होगी। तमाम बिल्डिंग्स थी, उसमें आप दफ्तर शुरू कर सकते हैं और विधानसभा तक आप जो है वहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। जबलपुर के लोग इस निर्णय से इतने नाराज हुए कि उस साल दीपावली नहीं मनाई गई जबलपुर में। खैर, जहाँ आज कलेक्ट्रेट है ना, वहाँ मेरा सचिवालय बना। ये वल्लभ भवन जो अभी सत्ता की सबसे ताकतवर इमारत है, ये तो उसके एक साल बाद 1958 में बनना शुरू हुई। पहली विधानसभा बैठी मिंटो हॉल में। ये हॉल 1909 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो की शान में बनना शुरू हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों के आतिथ्य सत्कार के उद्देश्यों को लेकर बना था, लेकिन बाद में इसके दूसरे इस्तेमाल भी हुए। अंततः ये विधानसभा के काम में आई। मध्य प्रदेश जब बना तो विधानसभा की तो कोई बिल्डिंग थी नहीं उस वक्त, और भोपाल नवाब की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी। तो उसके अंदर जो आज आप देखते हैं, जो ओल्ड सेक्रेटरीट जो कहा जाता है, जहां आज की डेट में कमिश्नर कार्यालय है, कलेक्टर कार्यालय है और लोकायुक्त का भी कार्यालय है, जहां आज आप देखते हैं कि लोकायुक्त कार्यालय है, वहां मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा लगी थी। फिर 1957 में विधानसभा को यहाँ चूंकि बहुत छोटी पड़ती थी ये बिल्डिंग, तो उन्होंने मिंटो हॉल, जो आज आप मिंटो हॉल देखते हैं, जिस वहाँ पर ये 1957 में पहली विधानसभा लगी। दिलचस्प बात यह है कि भोपाल राजधानी तो बन गया, लेकिन जिला नहीं था। भोपाल का जिला था सीहोर। राजधानी को जिला बनने के लिए भी तकरीबन 16 साल का इंतजार करना पड़ा। 1972 में भोपाल जिला बना। अब आप देखिए मेरे मौजूदा स्वरूप को। चमचमाती इमारतें, फ्लाईओवर, मेट्रो की तैयारी, मॉल, खूबसूरत सड़कें। उसके बाद देखिए उस जिले को जिसका अधीनस्थ शहर रहा भोपाल यानी सीहोर, वो अब कहाँ है और भोपाल कहाँ है। कहते हैं ना कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, बशर्ते उसे सलीके से तराशा जाए। खुशी या गम, ये दोनों ही जीवन के पहलू है, लेकिन खुशी कपूर की तरह होती है जो मन से जल्दी उड़ती है, लेकिन दर्द दस्तावेज बनकर उम्र भर साथ रह जाते हैं। अतीत के कुछ पन्ने अगर पलट कर देखें तो एमपी के कई सफे दर्दनाक हादसों की स्याही में रंगे हुए नजर आते हैं। कब कब रोया प्रदेश, सुनिए सिसकिया। मुझे आज आप इतना खुश, इतना प्रसन्न और इतना समृद्ध जो देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत मैंने नहीं चुकाई। विकास के इस सफर में मैंने कई काले दिन भी देखे हैं। मेरे शरीर पर दर्दनाक हादसों के ऐसे कई जख्म हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। अतीत के पन्नों में दर्द से कराहते, घुटन से छटपटाते, रोते, बिलखते कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें याद कर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। इनमें से कुछ का दर्द तो आज भी ताजा है। ये दर्द भुलाने वाले हैं भी नहीं। मेरे शरीर पर तिल की तरह हो गए हैं, बोलते कुछ नहीं, चुपचाप पड़े रहते हैं। हम यहाँ तक अगर आए हैं तो हमने बड़े बड़े हादसे देखे हैं। भोपाल गैस त्रासदी को सब जानते ही हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात में। पेटलावत का भी है, कटनी जबलपुर का भी है, और इससे भी पहले अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से शायद ये 1971 की बात है, इतनी भयानक बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश में। नर्मदा का जो पुल है ये सारा डूब गया था, आधा नर्मदा उसमें डूब गया था। एक भूतड़ी अमावस्या के दिन देवास जिले में एक हादसा हुआ था, उसमें 40-45 लोग अचानक बांध टूटा और लोग उसमें मर गए थे। कोई प्रदेश अगर प्रगति करता है तो उसके कहीं ना कहीं उसके साये में ऐसी घटनाएं होती हैं, उन सबको जूझना होता है। उनको जूझ करके जो आगे बढ़ सकते हैं वही प्रदेश तरक्की कर सकता है। मैं तड़प उठता हूँ 2 और 3 दिसंबर की उस दरमियानी रात को याद करके। वो साल था 1984। भोपाल के जेपी नगर की यूनियन कार्बाइड कंपनी से रात 10 बजे जहरीली गैस का रिसाव हुआ और 1 घंटे के भीतर पूरा शहर घुटन से छटपटाने लगा। 24 घंटे में करीब 4000 लोगों ने दम तोड़ दिया। चारों ओर त्राहिमाम की स्थिति थी। लाशें ढोने के लिए गाड़ियां और कफन भी कम पड़ गए थे।
इस हादसे में मेरे 35,000 लोगों को मुझसे छीन लिया। साथ ही बड़ी तादाद में लोग अपंगता का शिकार भी हुए। लोग इसे औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना मानते हैं। वो लम्हों की खता थी, लेकिन सदियां इसकी सजा पा रही हैं। किसी को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है, ऐसे भागे चले जा रहे थे। जहां गिर जाते थे वहां से फिर उठते नहीं थे, वह लाश में ही परिवर्तन हो जाता था। इसी तरीके से स्थिति हॉस्पिटलों की थी। हम लोग जब सवेरे 5:30-6 बजे गए तो हमीदिया में भी बहुत लाशें थी। आप कल्पना नहीं करेंगे कि जिस तरीके से कचरा भरा जाता है या कोई मटेरियल ट्रकों में भरा जाता है, उस तरीके से लाशें भरी हुई थी। आज भी उन फोटोओं को देख के दिल हिल जाता है। ये गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना कहेंगे, और ऐसी दुर्घटना जो आदमी को झंझोड़ दे। हादसों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे तकलीफ देह होता है उन्हें असहाय बनकर साक्षी भाव से देखना। 16 फरवरी 2021 को हुआ सीधी बस हादसा मुझे आज भी रुला देता है। सतना से सीधी जा रही बस अनियंत्रित होकर 24 फीट गहरी बाणसागर नहर में पलट गई थी। हादसे में मेरे 54 लोग नहर में डूबकर मौत के घाट उतर गए। घटना स्थल पर शवों की कतार लगी हुई थी। इसी तरह कैसे भूल सकता हूँ मैं 12 सितंबर 2015 का पेटलावद विस्फोट। जब जिलेटिन छड़ों के गोदाम में भयंकर विस्फोट हुआ था, उस धमाके में मेरे 78 लोगों को ले लिया था। हादसा इतना दर्दनाक था कि मृतकों के शरीर के चीथड़ उड़ गए थे, जिन्हें पोटलियों में समेटना पड़ा था। पेटलावद में जो घटना हुई थी, जिलेटिन रखी गई थी, उस गोदाम में विस्फोट हो गया था और हर व्यक्ति के मानस पटल पर वो हादसा अंकित हो गया था, क्योंकि जिस स्वरूप में हुआ था, लोगों की जो लाशों के चिथड़े बिखर गए थे, शरीर के अंग इधर उधर पड़े मिले थे। बड़ी मुश्किल से लोग अपने परिजनों की पहचान कर पाए थे। विस्फोटक संग्रह जो है उसको कहाँ रोक पाए हम? तो लाइसेंस की शर्तों को बहुत कठोर किया जाना चाहिए। दूसरा, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तभी इस पे अंकुश लग सकेगा। ये सिर्फ चंद ही किस्से हैं जो मैंने आपको सुनाए हैं। इस तरह के कई हादसों में मैंने अपने लोगों को जलते देखा, घुटते देखा, तड़पते देखा। मेरी पीड़ा में मेरे साथ पूरा देश रोया, लेकिन मैं कभी टूटा नहीं। दुख की घड़ी में मैं लोगों का सहारा बना, दोषियों को सजा दिलाई तो हजारों पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया। मुझे पता है कि ये मुआवजा किसी अपने के चले जाने का गम नहीं मिटा सकता, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम लगाकर मैंने उन्हें जिंदगी जीने की नई राह जरूर दिखाई। वक्त हर घाव का मरहम होता है, लिहाजा समय के साथ दर्द कम होता चला गया और मैं फिर मातम के बाद उठ खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश की धरती रत्न गरबा है। हमारे यहाँ उन हीरो की खदानें भी है जो अंगूठी पर सजता है, और उन हीरो की भी जो देश के भाल पर तिलक बनकर चमकता है। खेल के मैदान से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक सितारे अपनी कोहिनूर बनकर चमक बिखेरते हैं। देखिए मध्य प्रदेश को इन पर कितना गर्व है। एक वक्त था जब मुझे लोग बीमारू और अविकसित कहते थे। मुझे ये तो नहीं पता कि उनके मापने के पैमाने क्या हैं, लेकिन इतना निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मैं अपने सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक और कमोबेश सभी पैमाने पर खरा भी था और समृद्ध भी। हाँ, ये जरूर सही है कि उस वक्त कई कुख्यात दस्युओं की भरमार थी। पान सिंह तोमर, ददुआ और निर्भय सिंह गुर्जर जैसे डाकू, जिन्हें खुद को बागी कहलाना पसंद था। सभी ने अत्याचार की हदें पार कर रखी थी। दरअसल दिक्कत चंबल के पानी में है। यहाँ का पानी किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करता और ऐसा होने पर किसी भी हद तक जा सकता है।
बाद में फिर अपने सारे काम और क्रोध को जस्टिफाई करता रहता है। हालांकि प्रकाश चंद्र सेठी और अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी तादाद में बागियों ने आत्मसमर्पण किया। यह अगर मध्य प्रदेश के नाम पे एक दाव था। चंबलिज्म को देखा जाए तो पर्याय हो गए थे डाकू और चंबल। या तो डाकू को ऐसे चंबल आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या चंबल बैकवर्ड था इसलिए डाकू आगे आ रहे थे। सरकारों ने कोशिश की, पिछली सरकारों ने कोशिश की। आप याद कीजिए फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनकी भी कोशिश थी, बीच में आए, उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया। बहुत से ऐसे डाकू थे जो आगे आके आत्मसमर्पण किए। डकैतों की समस्या जमीन से जुड़ी हुई थी, रायबरेली हुई, डकैत बन गए, बिहार में कूद गए। अब ऐसा बिहार बचा नहीं है। जाहिर है सरकारों का प्रयास रहा है, पुलिस का प्रयास रहा है। को कई ऐसे एसपी थे, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि ठीक है हम खत्म करके रहेंगे। उनकी काफी कोशिश रही है। लेकिन मेरी पहचान उन बागियों से नहीं है। मेरी मिट्टी में जन्मे पले बढ़े कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि दुनिया को जीतने की राह भी दिखाई। बॉलीवुड से लेकर अध्यात्म और खेल के मैदान से राजनीति के रण तक हर जगह मेरे लालों ने परचम लहराया। विश्व भर में भगवान की उपाधि से सम्मानित धर्मगुरु ओशो मेरी संस्कारधानी कहलाने वाले जबलपुर के ही। उनका जन्म कुचवाड़ा में ही हुआ। मेरी ही राजधानी में जन्मे नवाब मंसूर अली खां पटौदी ने सन 1962 में बतौर कप्तान देश को विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत दिलाई। इंडियन क्रिकेट टेस्ट के सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान भी कैप्टन के नाम से मशहूर सैयद मुश्ताक अली, जिनके नाम से T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाती है, मेरे ही शहर इंदौर से है। मुश्ताक अली 1936 में विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों पारियों में 8-8 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले नरेंद्र हिरवानी भी इंदौर के ही रत्न हैं। 1952-53 में मुश्ताक अली साहब जो खेले थे भारत के लिए इंदौर से, उसके बाद सीधा फिर नरेंद्र हिरवानी खेले और नरेंद्र हिरवानी लेट 80s में खेले। भोपाल से जेपी यादव खेले थे वनडे, अमय खुरासिया इंदौर से खेले, और सबसे बाद में टेस्ट क्रिकेट जो लास्ट हैं हमारे मध्य प्रदेश से थे, नमन ओझा भी 4 साल पहले 5 साल पहले खेले भारत के लिए टेस्ट मैच खेले श्रीलंका में। सिल्वर स्क्रीन पर कई सितारे अपने सुरों से हिंदी फिल्मों में जान डालने वाले बहुत से मशहूर गायकों की पहली किलकारी मैंने ही सुनी। सुर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म सितंबर 1929 को इंदौर में ही हुआ था। यहाँ के सिख मोहल्ले में लता दीदी ने 7 साल बिताए। अपनी एक्टिंग के दम पर पूरे देश में सम्मानित स्थान पाने वाली जया बच्चन मेरी ही गलियों में पली बढ़ी हैं। जया का जन्म 1948 में जबलपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी भोपाल से ही की। रैंप और सिनेमा दोनों पर अपना जलवा बिखेरने वाले अर्जुन रामपाल भी जबलपुर से ही निकले सितारे हैं। अन्नू कपूर, शान, सलमान खान, पलक मुछाल, राहुल द्रविड़ से लेकर आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी और दिव्यांकर त्रिपाठी तक ये सभी मेरी पहचान है और दुनिया में आज भी मेरे नाम का पर्याय बन चुके हैं। मध्य प्रदेश ने एक से एक ऐसे नामचीन कलाकार पैदा किए हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। चाहे हम सलमान खान की बात करें, जया बच्चन हैं, शान हैं, लता जी हैं, जानी वाकर हैं, आशुतोष राणा हैं, मुकेश तिवारी हैं, अर्जुन रामपाल हैं। शायरी के क्षेत्र में देखें तो बशीर बद्र साहब हैं, काका हाथरसी हैं। इसके अलावा टेलीविज़न में दिव्यांका त्रिपाठी है, पलक है और मेरी बेटी ऐश्वर्या खरे। इतने ढेर सारे जो कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से ये जो कलाकार पैदा हुए मध्य प्रदेश में, और उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पैदा होना, बड़ा होना और आकार लेना, ये तो विकास की सतत प्रक्रिया है। विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कई बार नाम का ही टैग लग जाता है। पहले मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन विकास का पहिया ऐसा दौड़ा और जन्म हुआ मौजूदा विकसित मध्य प्रदेश का। बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन में बी फाउंड द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम, यानी देश का प्रतिभावान छात्र कई बार कक्षा की आखिरी बेंच पर पाया जा सकता है।
देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ये बोल मेरी कहानी कहता है। मैं समय के साथ लगातार प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा हूँ। मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, स्वच्छता, लगभग सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऐसे कई क्षेत्र भी हैं जिसमें मैं बाकी प्रदेशों के लिए रोल मॉडल बना। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मेरी ही आर्थिक राजधानी है। देश भर से अधिकारी स्वच्छता की ट्यूशन लेने मेरे उसी शहर में आते हैं। बेहतरीन शिक्षा से नव अंकुरों को सींचने की बात हो या खेतों में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर गेहूं उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ने की, मैं हर क्षेत्र में बलवान हुआ हूं। इंदौर में 1996 में खुला IIM, 2008 में खुला IIT, सालों से देश के उज्जवल भविष्य को ये संस्थान संवार रहे हैं। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भोपाल में एम्स की स्थापना हुई। बीते सालों में सिंचाई का रकबा 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया। तो ये थी मेरी गाथा। कितना अच्छा लगता है जब आप किस्सा गोई के अंदाज में अपनी खुशी, अपने गम, अपनी उपलब्धियां किसी से साझा करते हैं। इस पूरी कहानी को सुनाते वक्त मैंने आपके चेहरों में आते जाते भाव भी देखे। देखा कि आप कहीं भावुक हुए, कहीं मुस्कुराए, कहीं थोड़े गमगीन भी हुए और कहीं आप गर्व से भर गए। ये संवाद आखिरी है, मैं ये नहीं कहूंगा। IND24 संभव है कि फिर बने हमारे और आपसे संवाद का जरिया, लेकिन फिलहाल इसमें बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।